यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र को। इसके प्रीवियस ईयर पेपर के 30 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में भी हमने सीडीपी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, तो इसी सीरीज को आज भी हम कंटिन्यू करेंगे और 30 नए क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। साथ ही सीडीपी का आपका कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। सो जितने भी स्टूडेंट सीडीपी कोर्स के अंदर इनरोल करना चाहते हैं, जरूर से आप ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी ऐप पर आइएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, फ्री टेस्ट यहाँ पर लगाने को मिल जाएंगे और कई सारे क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस के लिए आपके पास ऐप पर अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेशन पूरा बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ठीक है, यहाँ पर आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत देने वाले, नीड हायरार्की थ्योरी देने वाले कौन थे? हल थे, या फिर हमारे अब्राहम मास्लो है, एटकिंसन है, या फिर थॉमसन है। देखो एटकिंसन थ्योरी तो अपनी मेमोरी से कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या ऑप्शन बच रहा है? हल बच रहा है, मास्लो बच रहा है, अपना थॉमसन बच रहा है। तो आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत जो है वो अब्राहम मास्लो ने दिया था। बेसिकली ये हमारी नीड के बारे में बताता है, बेसिक नीड्स क्या होती है और ग्रोथ नीड क्या होती है। मतलब जीवन जीने के लिए कुछ आवश्यकताएं होती है जिसके बिना सरवाइव करना मुश्किल नहीं है। जस्ट लाइक हम लोग ये बोल सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल जो कंडीशंस होती है, जस्ट लाइक कि रहने के लिए मकान, अ, जिंदा रहने के लिए खाना, घर पर रहने के लिए छत, इस तरीके से जो चीजें होती है, ब्रीदिंग सांस लेना, फूड वाटर शेल्टर क्लोथिंग स्लीप स्लीप, ये सब किसके अंदर आ जाता है? शारीरिक आवश्यकता के अंदर आ जाता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर आ जाता है। जब मनुष्य की ये वाली आवश्यकता पूरी होगी तब उसके अंदर दूसरी आवश्यकता जागती है। दूसरी आवश्यकता क्या होती है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में हम लोग ये बोल सकते हैं कि उसके पास एक जॉब हो, है ना, जिससे वो अपने घर का और खुद का पालन पोषण कर सके। ठीक है, उसके पास खुद का अपना घर हो, थोड़े पैसे हो जो उसके मुसीबत के समय में काम आ सके, है ना। तो उसको अपन बोलते हैं सुरक्षा की आवश्यकता। दूसरी जो सबसे बड़ी आवश्यकता मानी जाती है, सुरक्षा की आवश्यकता। जब मनुष्य की ये आवश्यकता पूरी हो जाती है तो फिर हम बोलते हैं ना कि मनुष्य लालची, उसकी आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होगी। जब उसके पास ये दूसरी सिक्योरिटी और सेफ्टी आ जाती है तो उसका मन तीसरी आवश्यकता की तरफ जाता है, लव एंड बिलोंगिंग्स की तरफ, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं प्यार व अपनेपन की आवश्यकता। क्या मतलब है इस चीज का? मतलब कि उसकी उसका ध्यान रखने वाला कोई हो, उसके पास अपना खुद का घर परिवार हो, है ना, जिसके साथ वो अपना अच्छा बुरा समय बिता सके। तो तीसरा होता है लव एंड बिलोंगिंग। जब उसकी ये आवश्यकता पूरी हो जाती है तो फिर उसको लगती है चौथी आवश्यकता। चौथी आवश्यकता होती है सेल्फ स्टीम, है ना, आत्मसम्मान की आवश्यकता। अब वो क्या सोचेगा, यार मैं इस समाज में रहता हूँ, मेरे पास इतना अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा घर परिवार है, तो मुझे समाज से सम्मान मिलना चाहिए। फिर वो कुछ इस प्रकार से समाज में दान करना, समाज के कार्यों में योगदान देना, वो सारी चीजें करने लग जाएगा। तो ये फोर्थ नीड होती है आत्मसम्मान। जब तक पहली आवश्यकता पूरी नहीं होगी दूसरी आवश्यकता की इच्छा नहीं होगी, जब तक दूसरी आवश्यकता पूरी नहीं होगी तीसरी आवश्यकता की आपको इच्छा नहीं होगी। ऐसे ये पूरा अपना चेन चलता है ना। तो और फिर लास्ट वाली जो आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्कीम। अब स्कीम में क्या होता है कि यहाँ पर मानव, अपन बोलते हैं ना कि उसको अब वो नैतिकता का पूरा ज्ञान आ चुका है, मोरालिटी उसके अंदर आ चुकी है, क्रिएटिविटी आ चुकी है, क्योंकि वो अपने जीवन के 4 पड़ाव ऑलरेडी पार कर चुका है। ठीक है, उसको जो जीवन से चाहिए था वो जीवन में उसको वो सब मिल गया है। तो अपन बोलते हैं ना कि एक आत्म संतुष्टि यहाँ पर हो जाती है, जिसको अपन बोलेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अब्राहम मास्लो ने जीवन जीने के 5 पड़ाव को बताया है। ठीक है, नीड आवश्यकता का सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो आवश्यकता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अब्राहम मास्लो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? इनमें से कौन प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है? देखो 3 मेथड होती है किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को चेक करने की, सब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड एंड प्रोजेक्टिव मेथड। ठीक है, अब सब्जेक्टिव में किसी भी व्यक्ति के बारे में डिटेल में उसी से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसी से उसके बारे में पूरी जानकारी ले ली जाती है। ऑब्जेक्टिव मेथड में कुछ ऐसे तरीके होते हैं कि 4 चीजें उसको दे दी, उसमें से एक सिलेक्ट करना हुआ। इस प्रकार की जो मेथड होती है जहां पर लिमिटेड वर्ड में व्यक्ति को आंसर करना होगा, उसे ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। और प्रोजेक्टिव के अंदर क्या होता है? प्रोजेक्टिव के अंदर व्यक्ति के ऊपर कुछ कंडीशंस अप्लाई करके उसके अंदर मन में क्या चल रहा है, उसके अंतर मन, उसके अवचेतन मन में क्या चल रहा है, वो जानने की कोशिश यहाँ पर करी जाती है। ठीक है, तो इसमें से कौन प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है?
वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस कंप्लीशन, एक्सप्रेसिव मूवमेंट या फिर सोशियोमेट्री मेथड। तो प्रोजेक्टिव आकलन में आप कौन सी मेथड को कंसीडर नहीं कर सकते हो? सोशियोमेट्री को कंसीडर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये वाली जो मेथड है, ये वाली आपकी ऑब्जेक्टिव मेथड का एक हिस्सा मानी जाती है। क्योंकि इसमें करा क्या जाता है, जैसे मैं आपके ऊपर सोशियोमेट्रिक मेथड अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, आपके जितने भी सोशल कनेक्शंस हैं उनसे आपके बारे में जानकारी लूंगी, न कि आपसे। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, मुझे पता चला अरे यार ये आपका फ्रेंड है और मैं भी इसको पहचानती हूँ, है ना, जैसे कि कॉमन फ्रेंड जो अपना होता है, तो उससे मैं क्या करूंगी, आपकी सारी जानकारी ले लूंगी, आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, वो सारी चीजें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है, एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिव नहीं है? है ना, एक्सट्रिंसिक नहीं है मतलब वो इंटरनल मोटिवेशन होगा जहां पर बच्चा खुद से मोटिवेट होगा। देखो पहला ऑप्शन, ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हो तो ये अपना एक्सटर्नल है। पैसा पाने के लिए नौकरी कर रहे हो, नौकरी क्यों कर रहे हो, क्योंकि घर में पैसा आएगा, तो ये भी एक्सटर्नल है। खुद की संतुष्टि के लिए नहीं कर रहे हो, एक खरीदने पर एक मुफ्त पाना, बाय वन गेट वन ऑफर, ये भी एक्सटर्नल फैक्टर है। केवल अकेला ऑप्शन नंबर 3 कि आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर होगा, आंतरिक अभिप्रेरक होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों के मापन उपयोग में लाए जाते हैं। जो अपने ये प्रासंगिक थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होते हैं, ये किस चीज को चेक करते हैं? टीएटी हो गया, सीएटी हो गया, आईबीटी, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जो अपना हिंदी में कहेंगे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, मूरे मॉर्गन लेकर आए थे, 31 कार्ड का इसमें यूज किया जाता है। जो बड़े लोग होते हैं, युवा लोग हो गए, अपने वयस्क अवस्था वाले लोग हो गए, एडोलसेंस वाले हो गए, इन सब के ऊपर ये मेथड अप्लाई करी जाती है उसकी पर्सनालिटी को चेक करने के लिए, उसके व्यक्तित्व को चेक करने के लिए। चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, जो छोटे बच्चे होते हैं, 10 कार्ड यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, कुछ जानवरों के चित्र दिए जाते हैं, फिर उनको कहानी बनाने को कहा जाता है। रोशा का इंक ब्लॉट टेस्ट, ये भी यहाँ पर इंक के कुछ धब्बे गिराए जाते हैं और उससे जो आकृतियां बनती है उसके बारे में कहानी बनाने को बोला जाता है। तो ये सब पर्सनालिटी को चेक करती है। ठीक है, और कौन सी टेक्निक है? ये तीनों की तीनों जो अभी अपन ने बात करी है, प्रोजेक्टिव टेक्निक, प्रक्षेपी विधि के अंदर आता है व्यक्तित्व की। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है? एडजस्टमेंट को लेकर कौन सा कथन यहाँ पर करेक्ट नहीं है? चलिए इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहला है कि इट क्रिएट इम्बैलेंस या असंतुलन उत्पन्न करता है, या परिस्थिति की मांगों के अनुरूप जीवन के तरीके को बदलने के लिए प्रेरित करता है, या वातावरण की स्थितियों में वांछनीय परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। समायोजन के अभाव में व्यक्ति तनाव और चिंता से घिरा रहता है। तो समायोजन को लेकर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? देखो समायोजन कभी भी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं कर सकता है। एडजस्टमेंट मतलब परिस्थितियों के अनुसार आप खुद को, आपके व्यवहार को क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। तो बाकी सारी चीजें तो बिल्कुल सही है ना। अगर समायोजन नहीं होगा तो आप चिंता से घिरे हुए रहेंगे, परिस्थितियों को देखकर अगर आप खुद को समायोजित नहीं करेंगे तो चिंता होगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित होती है? मतलब अगर एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो ये कौन सी स्टेज के अंदर जाकर होगा? ठीक है, पलटाव की अवस्था, चीजों को उलटना पलटना, है ना। रिवर्सिबिलिटी का लो जो लगता है जिन पियाजे की कौन सी स्टेज के अंदर लगता है? कंक्रीट ऑपरेशनल की स्टेज के अंदर। जैसे कि इस बीकर में ज्यादा पानी है या इस टब में ज्यादा पानी है। ठीक है, ये वाली बॉल भारी है जो कॉटन की है, या फिर ये बॉल जो कि लोहे की है ये ज्यादा भारी है। तो इस तरीके के जो रिलेशन है चीजों को उलटने पलटने वाले, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी या पलटाव की क्षमता जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आकर बच्चे को समझ में आती है ना। जोड़ घटाव गुणा भाग करने वाली जो पलटाव की स्थिति होती है, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं 5+4 -1+2 कितना होगा, ठीक है, या फिर मैंने यहाँ पर कोई भी एक उससे पूछ लिया, तो इस प्रकार से इन सबको जोड़कर एक माइनस करना, इस प्रकार से जो चीजें होती है वो कंक्रीट ऑपरेशनल में आकर बच्चे को थोड़ा समझ आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, कौन सा मिलान सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पर आप देखना जैसे कि एरिक एरिक्सन के स्टेजेस दे रखी है और सीरियल नंबर दे रखा है इन स्टेजेस का। जैसे कि आपसे सबसे पहले पूछा हुआ है इनिशिएटिव वाली स्टेज, क्या इनिशिएटिव वाली स्टेज स्टेज 3 के अंदर आती है? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, पहचान बनाम रोल कंफ्यूजन वाली जो स्थिति होती है, क्या ये पांचवी है? अब हमको ये तो पता है कि एडोलसेंस में आती है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर पहचान बनाने की कोशिश करता है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम जो होता है यहाँ पर, क्या पहली अवस्था में ही ऑटोनॉमी आ जाती है क्या? ओके, अगला देखना इंडस्ट्री वर्सेस इन्फर्शियटी जो होता है, ये कौन सी अवस्था है? ये चौथी अवस्था है क्या?
इंडस्ट्रियस मतलब व्यक्ति मेहनती होगा, है ना। और अगर मेहनती हुआ और उसकी मेहनत सही जगह अप्लाई नहीं हुई या उसको उसका रिजल्ट रिस्पॉन्ड नहीं मिला, तो वो किस में चला जाएगा, इनफर्सिटी में चला जाएगा, मतलब हीन भावना का शिकार हो जाएगा। ये यूजुअली कब होता है, युवा अवस्था में, जब व्यक्ति बहुत मेहनत करता है लेकिन उसको उतना रिजल्ट नहीं मिलता है, उसको उतना आउटकम नहीं मिलता है। तो अब अपन को इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेज ऐसी है जो यहाँ पर गलत है। ठीक है, आप अपना समय ले सकते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, एरिक एरिक्सन की सारी स्टेजेस जो है, टोटल अपने जीवन के लिए उन्होंने 8 स्टेजेस बताई है, तो उसके बारे में अपन अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट की अगर अपन बात करें तो ये पहली स्टेज नहीं होती है। अब वन बाय वन करके अपन सारी स्टेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लें अर्ली इन्फेंसी स्टेज, जो शुरुआती समय यहाँ पर रहता है, जहाँ पर बच्चा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो अपने लोग हैं, जो परिवार के माता पिता उन पर ट्रस्ट दिखाएगा और वो किसी दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं दिखाएगा, है ना। किसी के ऊपर वो विश्वास नहीं करेगा, किसी के साथ नहीं जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा। सेकेंड जो स्टेज होती है वो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट की होती है। ठीक है, यहाँ पर उसको स्वतंत्रता चाहिए और अगर माता पिता ने उसको स्वतंत्रता नहीं दी या किसी भी कार्य को करने में बार बार रोक टोक करी, तो वो हमेशा ऐसा ही हो जाएगा, शर्मीला, और हर कार्य को करने से पहले डाउट होगा कि करूँ कि नहीं। फिर आ जाता है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जो तीसरी स्टेज होती है, जिसमें बच्चा किसी भी कार्य को करने का इनिशिएटिव लेता है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, है ना। और अगर ऐसा नहीं हुआ या वो कार्य सही नहीं हुआ या अच्छे से नहीं कर पाए, तो वो गिल्ट के शिकार में चला जाता है। फिर आ जाता है अपना मिडिल चाइल्डहुड, जो यहाँ पर चलता है 6 से 12 वर्ष। तो यहाँ पर बच्चा बहुत ही ज्यादा मेहनती हो जाता है। ठीक है, अगर वो मेहनत सही जगह लगती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इनफर्शिटी का शिकार हो जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पर बच्चा अगर टेस्ट में 10 में से 9 नंबर लेकर आया या 10 में से 10 भी लेकर आ गया, तो उसको क्या चाहिए कि टीचर उसकी तारीफ करे, उसके फ्रेंड्स उसकी तारीफ करे, है ना, क्योंकि मेहनती तो बच्चा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, कोई उसकी तारीफ नहीं करता है या फिर उसको बदले में उतना सम्मान नहीं मिलता है, तो वो इनफर्सिटी, हीन भावना का शिकार हो जाएगा। तो ये स्टेज आती है अपनी मिडिल चाइल्डहुड में। फिर आ जाता है किशोरावस्था, जहां पर बच्चा पहचान बनाने की कोशिश करेगा और ऐसा न होने पर रोल कंफ्यूजन में चला जाएगा। किशोरावस्था में होता है 12 से 18 साल में। फिर यंग एडल्टहुड में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यहाँ पर ये चलती 19 से 40 वर्ष तक। ये लोगों से लगाव की भावना रखता है कि इसके बहुत सारे फ्रेंड्स बने, इसका परिवार अच्छा हो, है ना, वो सबसे बातचीत करता हो, समाज में अच्छा स्थान हो। लेकिन अगर उसको उतना सम्मान बदले में नहीं मिलेगा, तो वो अलगाव की भावना का शिकार हो जाएगा। फिर पूरे जीवन भर उसको लोग पसंद नहीं आएंगे, वो किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करेगा। फिर मिडिल एडल्टहुड में जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन आ जाता है ना। जनरेटिविटी के बारे में सोचता है, अपने बच्चों के बारे में सोचता है, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचता है, और अगर वो कुछ नहीं कर पाता है तो स्टैग्नेशन का वो शिकार यहाँ पर हो जाता है, मतलब स्टैग्नेशन स्टेज में चला जाता है। फिर ओल्डर एडल्टहुड अगर अपन इसको बोल दें, तो ये होता है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अगर वो अपने प्रीवियस पास्ट को देखेगा या पुराने जो भी उसका जीवन काल है उस पर अगर वो नजर डालेगा, अगर उसने सब कार्य अच्छे से कर लिए तो इंटीग्रिटी, एक एकाग्रता आ जाती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो निराश भावना में चला जाता है। तो ये 8 स्टेजेस एरिक एरिक्सन ने बताई। इसमें से अपन से पूछा था गलत कौन सी है, तो सबसे पहली स्टेज होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की होती है। ठीक है, तो यही वाली चीज इन्होंने यहाँ पर गलत लिखी थी, ये तीसरी वाली स्टेज लिख दी थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। स्किनर ने क्या बोला है कि कौन सी चीज इसके अंदर कंसीडर नहीं करी जाएगी। ठीक है, अब देखो, स्किनर का कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग में कौन सा नहीं आता है, क्योंकि इनसाइट तो है अपना गेस्टाल्टिज्म से रिलेटेड, अंतर्दृष्टि के किसी भी चीज को देखकर उसका एक सडन आइडिया आ जाना, वो इनसाइटनेस होती है। तो ये गेस्टाल्टिज्म से कनेक्टेड है, तो यही आंसर हो गया। बाकी डिस्क्रिमिनेशन करना, भेद, डिफरेंस समझने की क्षमता, अचानक से स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाना, किसी चीज का आइडिया आ जाना, और रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन। पुनर्बलन के 4 प्रकार अपन ने देखे ही थे, है ना, कि फिक्स्ड इंटरवल पर आप रेनफोर्समेंट दे रहे हो, वेरिएबल इंटरवल पर दे रहे हो, है ना, फिक्स आप बोल सकते हैं कि फिक्स रेशियो में दे रहे हो, बराबर मात्रा में दे रहे हो, या मात्रा को वेरी कर रहे हो। तो ये सब स्किनर की थ्योरी के ऑपरेंट कंडीशनिंग में आते हैं, पुनर्बलन के प्रकार में आते हैं, लेकिन इंसाइटनेस नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखना, कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में एटीट्यूड को लेकर सही नहीं है। देखो, हमारे जीवन में दो चीजें हैं, एक एटीट्यूड है और एक एप्टीट्यूड है। ठीक है, एक अभिवृत्ति जिसे इंग्लिश में एटीट्यूड कहा जाता है, दूसरा एप्टीट्यूड, जिसको आप मैथ्स बोलते हो ना, जिसमें आप मैथ्स में कैलकुलेशन वगैरह करते हो कि एप्टीट्यूड कितना स्ट्रांग है, मतलब वो आपकी अभिक्षमता। तो एटीट्यूड अपन बोलते हैं कि
थोड़ी समझनी पड़ती है। धीरे धीरे व्यवहार, जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे आपके व्यवहार में एटीट्यूड दिखता जाएगा। ठीक है, लेकिन एप्टीट्यूड को आपको सीखना पड़ता है। जस्ट लाइक कि आपके अंदर एक अलग शक्ति होगी, एक अलग समझ क्षमता होगी जो आपको दूसरों से अलग करेगी। ठीक है, तो एटीट्यूड को लेकर कौन सा कथन गलत है वो ढूंढ लेते हैं। एटीट्यूड हैज अ मोटिवेशनल अफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक, अभिवृत्ति में अभिप्रेरणात्मक प्रभाव तक विशेषता पाई जाती। सही बात है। अभिवृत्ति पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक भी हो सकती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना अभिवृत्ति, हर एक व्यक्ति का अपना व्यवहार है। कोई बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा, कोई हर चीज में नेगेटिव सोचता होगा कि ठीक है, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगर ये हुआ तो क्या होगा। तो दोनों चीजें हो सकती है, हर एक व्यक्ति का व्यवहार भी अलग हो सकता है। अभिवृत्ति में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट रिलेशन पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। एटीट्यूड इज इनेट एंड एक्वायर्ड बोथ। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अभिवृत्ति जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, तो ये चीज यहाँ पर थोड़ी सी गलत है। एटीट्यूड कभी भी इनेट नहीं होता है, जन्मजात नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है। जैसे जैसे आप समाज सोसाइटी से कनेक्ट होते जाएंगे, आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपका अभिवृत्ति चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो आप इनेट, अंतरजात या जन्मजात इसको नहीं कह सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है। बच्चों के विकास को लेकर विकास मात्र आनुवंशिकता का उत्पादन नहीं, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का है, तो पहला कथन गलत हो गया। विकास में यादृच्छिक प्रारूप अनुसरण करता है। विकास जो है रैंडम पैटर्न को फॉलो करता है। एक पैटर्न होता है जो अपन बोल सकते हैं प्री डिफाइंड होता है, कि डेवलपमेंट जो होगा कुछ इस तरीके से होगा। विकास एक संचयी प्रक्रिया यहाँ पर है। ठीक है, विकास के विभिन्न आयाम अंतर संबंधित नहीं है। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटर रिलेटेड। अब आप बताओ कि आपको कौन सा कथन यहाँ पर सही लग रहा है। ठीक है, विकास जो एक रैंडम पैटर्न को फॉलो करेगा, ये वाली चीज सही है क्या? नहीं, एक फिक्स पैटर्न होता है। विकास के विभिन्न आयाम अंतर संबंधित नहीं है, नहीं, सब इंटर कनेक्टेड है, फिजिकल मेंटल कॉग्निटिव सब कनेक्टेड है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि विकास जो है कम्युलेटिव प्रोसेस है, मतलब सारी चीजें इसमें एक साथ चलती है। अगला देखना, कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है। कैटल ने कल्चर फ्री टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट को यहाँ पर डिजाइन किया था, क्योंकि इनका ये मानना था कि जो टेस्ट होना चाहिए वो किसी भी व्यक्ति के, वो कहाँ से किस सोसाइटी से बिलोंग करता है उससे कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक संस्कृति मुक्त परीक्षण जो केवल उसके इंटेलिजेंस को पहचाने, न कि उसकी बाकी सारी चीजों को। तो इसके लिए उन्होंने एक यहाँ पर कल्चर फ्री टेस्ट को डिजाइन किया था, जो किस प्रकार का टेस्ट है, जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एक प्रकार का नॉन वर्बल टेस्ट है। इससे किसी भी व्यक्ति के इंटेलिजेंस को चेक किया जा सकता है। जैसे कि आप रीजनिंग में पढ़ते हैं ना, रीजनिंग में आपने कई बार से इस प्रकार के क्वेश्चंस देखे होंगे कि आपके पास इस वाले में क्या आएगा, आपको 6 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस दे दिए हैं कि इसको, इन ऑप्शंस को देखकर अगली आकृति को निर्मित करिए, राइट। तो ये कैटल का टेस्ट है, और इसी प्रकार के टेस्ट से आपके इंटेलिजेंस को रीजनिंग में चेक किया जाता है। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखना, सृजनात्मकता की क्या विशेषता नहीं है ना। अगेन फिर से इन्होंने नेगेटिव ही पूछा, पूरे पेपर में इन्होंने नेगेटिव ही पूछ रखे हैं। क्रिएटिविटी में मौलिकता, लोचशीलता, अनम्यता और धारा प्रवाहिता। देखो, ओरिजिनलिटी होना क्रिएटिविटी में सही है कि अपनी खुद की हो, फ्लेक्सिबल होना ताकि परिवर्तित हो सके समय के साथ, वो फ्लेक्सिबल हो। फ्लुएंसी होना ठीक है, लेकिन रिजिडिटी, कठोरता, कि आप उस चीज को चेंज ही नहीं कर रहे हो। जैसे कि आपकी क्रिएटिविटी है, मान लो उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, जो आप सोच रहे हो वो थोड़ा सा गलत है, तो आपको टीचर ने बोला ये थोड़ा सा गलत है, आप इसको थोड़ा सा सही कर लो, तो आप पलट ही नहीं रहे हो, आप कठोर हो गए हो, आप रिजिड हार्ड हो गए हो कि नहीं ये ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, तो वो चीज गलत होती है, फिर वो आपकी क्रिएटिविटी नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, शिक्षक का शिक्षण कौशल, मानसिक स्वास्थ्य, विषय ज्ञान और शारीरिक रूप। अब अपन से ये पूछा है कि कौन सी चीज यहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करेगी। टीचर कैसा दिखता है, वो क्या है, ये चीज मैटर नहीं करती है, तो टीचर का फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, ये चीज मैटर नहीं करती है। ठीक है, अगला देखना, वृद्धि बच्चों में किस प्रकार का परिवर्तन लेकर आती है। वृद्धि बच्चों में किस प्रकार से चेंजेस लेकर आ सकती है। पहला, संरचनात्मक, प्रकारात्मक, दोनों, या फिर कोई नहीं। देखो, अगर विकास बोलता तो डेफिनेटली हम लोग दोनों लगा लेते, लेकिन केवल ग्रोथ की बात करी तो ग्रोथ से केवल फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो हम लोग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको। कार्यात्मक कब होगा, जब उसमें कौन ऐड हो जाएगा, डेवलपमेंट भी ऐड हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। एक्सेलरेशन इज एन इम्पोर्टेंट प्लान फॉर एजुकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। एक्सेलरेशन एक अच्छी चीज है जहां पर बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। जैसे अगर बच्चा फिफ्थ में है और वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसका आईक्यू बहुत अच्छा है, तो उसको सेवेंथ में डाल दिया जाएगा। फोर्थ से डायरेक्टली सिक्स्थ में करवा दिया जाता है ना। एट्थ में है तो डायरेक्टली अपन नाइन्थ नहीं करवा के टेंथ करवा देते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन करवाना। तो ये यूजुअली किन बच्चों के साथ होता है? जो गिफ्टेड होते हैं, ठीक है, जिनका आईक्यू ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of reinforcement schedule to be reinforce each correct response of the learner in operant conditioning। operant conditioning में अगर हर समय बच्चे को रेनफोर्स करना है, हर समय बच्चे को पुनर्बलन देना है, तो कौन सा तरीका अपनाया जाएगा? कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता यानी कि लर्नर की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना। जैसे ही उसने अच्छा कार्य किया, आज टेस्ट में से 10 नंबर आए, रिवॉर्ड दे दो। अगली बार टेस्ट में 10 में से 10 नंबर आए, रिवॉर्ड दे दो। ठीक है, जब जब आप टेस्ट ले रहे हो, चाहे आप क्लास टेस्ट ले रहे हो, आप वीकली टेस्ट ले रहे हो, आप उसके मिड सेम टाइप के टेस्ट ले रहे हो, तो हमेशा आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हो। दैट इज कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, फिक्स समय पर फिक्स समय के बाद अगर अपन बोले फिक्स मात्रा में रिवॉर्ड देना, ऐसा कोई कंडीशन है ही नहीं, जो कि अपन प्रीवियस क्लास में भी पूरा डिस्कस कर चुके हैं। लगातार रिस्पॉन्ड करना है, लगातार पुनर्बलन देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। फिक्स इंटरवल कब होता है? जब आप केवल संडे से संडे यहाँ पर जो है टेस्ट लेकर उसको पुनर्बलन दे रहे होते। वेरिएबल इंटरवल कर कब होता है? जब आप कभी भी टेस्ट ले लो, है ना, और आप उस पर क्या दे रहे हो? रिवॉर्ड दे रहे हो। फिक्स रेशियो का हर बार आपने डिसाइड कर लिया कि एक एक पेन गिफ्ट करना है, वो फिक्स रेशियो होता। वेरिएबल रेशियो का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो? जब भी टेस्ट ले रहे हो तो रिवॉर्ड में आप कभी 4 चॉकलेट, कभी 5 पेन दे रहे हो, कभी एक बड़ी डेयरी मिल्क दे दी, कभी एक कॉपी नोटबुक दे दिया। इस प्रकार से अगर चीजें होती है तो उसे वेरिएबल रेशियो कहा जाता है। ठीक है, 17 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। डेवलपमेंट प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडल एक्सिस। विकास जो अनुदैर्ध्य अक्ष यानी कि सिर से पैर की तरफ होता है, क्या कहा जाता है? सिफेलोकॉर्डल कहा जाता है, क्योंकि ये अंदर से बाहर की तरफ होने वाला है। ठीक है, तो केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, सिफेलोकॉर्डल, ऑप्शन नंबर 1, या हिंदी में शिरोन्मुख सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहां प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं किंतु समय तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है, क्या कहा जाएगा? एक प्रकार का ऐसा इंटेलिजेंस टेस्ट जहां पर प्रश्न कठिनाई स्तर से तो समान है, मतलब प्रश्नों का जो लेवल है वो ठीक है, लेकिन टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको यहाँ पर मैथ्स के 10 क्वेश्चन दिए गए, 24 इंटू 2 46 इंटू 2 4 6 7। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल ज्यादा टफ नहीं है ना, इजी है। या फिर आपको जस्ट एक वो अरेथमेटिक वाले जो होते हैं बोर्ड मास वाले क्वेश्चन, प्लस 5 + 4 - 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 6 और ब्रैकेट में 2 दे दिया। तो ऐसे क्या कर दिए इन्होंने, 10 मिनट में 20 क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, लेवल ओके ओके, लेवल ज्यादा टफ नहीं है, इस वाले को आप कंसीडर करो, ये ज्यादा टफ नहीं लग रहा होगा। तो लेवल कठिनाई स्तर की दृष्टि से तो समान है, लेकिन समय को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा है। तो इस प्रकार के टेस्ट को क्या बोला जाता है? स्पीड टेस्ट बोला जाता है, जहां पर आपकी स्पीड जो है उसको चेक किया जाता है कि कितने कम समय में आप कितने ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सब्जेक्टिव नहीं है? देखो, एक पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन अकेले पर्सनालिटी की मेथड जो होती है उससे पूछे गए, तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, और इसकी कई सारी क्लासेस यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से कौन सी सब्जेक्टिव मेथड नहीं है? इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ऑटोबायोग्राफी या वर्ड एसोसिएशन। देखो, इंटरव्यू में मैं व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी ले लूंगी, मैं उससे जो पूछना चाहती हूँ वो सब पूछ लूंगी। ऑब्जर्वेशन में उसको एनालिसिस कर सकती हूँ, मैंने उसको एक एक्टिविटी करने को दे दी और वो किस प्रकार से कर रहा है मैं उसका पूरा एनालिसिस कर लूंगी। मतलब जब भी किसी भी चीज के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिले, तो आप समझ लेना कि वो सब्जेक्टिव मेथड है। ऑटोबायोग्राफी, उस व्यक्ति की खुद की पूरी कथा मैंने सुन ली कि उसके साथ ये हुआ, उसने ये करा है, तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी। वर्ड एसोसिएशन में क्या होता है? शब्द साहचर्य में, जैसे कि अपन देखते हैं ना कि कुछ क्वेश्चंस दे दिए, वहां पर बीच बीच में खाली स्थान छोड़ रखा है, तो उसको बच्चे को फिल करना है ना। इस तरीके से जो वर्ड एसोसिएशन जहां पर लिमिट होती है, ठीक है, तो वो यहाँ पर अपना दूसरी मेथड हो जाएगी। वर्ड एसोसिएशन जो है सब्जेक्टिव के अंदर नहीं आएगा, तो डी आंसर अपना करेक्ट हो गया। 20 को देखिएगा। मीनल इज एवरेज इन इंटेलिजेंस। मीनल जो है एवरेज है इंटेलिजेंस में, मतलब उसका बुद्धि जो है एवरेज है, मतलब नॉर्मल 90 to 110 के बीच में होगा। लो इन क्रिएटिविटी, उसके अंदर इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं है। और हाई लेवल ऑफ एडजस्टमेंट, परिस्थितियों के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट भी हो जाती है। तो ये उसका कौन सा टाइप, वो उसकी कौन सी पर्सनालिटी को दर्शाता है?
इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, ऑब्जर्वेबल डिफरेंस को, या फिर एक्सपेक्टेड डिफरेंस को ये प्रदर्शित करता है? क्या आंसर करना चाहिए यहाँ पर? देखो अब मीनल खुद की बात हो रही है। मीनल के अंदर सारी क्वालिटीज है, बस वो क्रिएटिव नहीं है, इंटेलिजेंट है और एडजस्टमेंट भी, मतलब अच्छे से वो समायोजित भी हो जाती है। तो एक मीनल अकेली लड़की है, उसके बारे में बात की जा रही है, तो ये क्या है? इंट्रा इंडिविजुअल है। ठीक है, जब खुद के बारे में बात होती है तो उसको क्या कहा जाता है? इंट्रा। अपन बोलते हैं ना इंट्रा पर्सनल स्किल्स, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, मतलब जो अपने आप में रहना पसंद करता है, ठीक है, वो इंट्रा होता है। तो यहाँ पर भी मीनल अकेली लड़की के अंदर तीन अलग अलग चीजें हैं, तो इंट्रा इंडिविजुअल इसको बोलेंगे। इंटर किसको कहा जाता है? इंटर उसको कहा जाता है जहां पर अपन ये बात करें कि एक व्यक्ति की दूसरों से तुलना करी जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है इंटर के लिए, मीनल इज एवरेज इन इंटेलिजेंस, हर ब्रदर, उसका जो भाई है वो काफी कम क्रिएटिव है, और उसकी जो एक और सिस्टर है उसके अंदर एडजस्टमेंट की क्षमता है। तो यहाँ पर हमने क्या करी, तीन लोगों में कंपैरिजन कर लिया, तो उसको इंटर इंडिविजुअल कहा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? इंट्रा खुद की बात होती है, इंटर लोगों में कंपैरिजन किया जाता है। मैं मीनल का ही उसके भाई बहनों से कंपैरिजन कर रही हूँ। ठीक है, चलिए 21 को देखिएगा। विच टाइप ऑफ करिकुलम डिड ब्रूनर सजेस्ट टू फॉलो फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट? बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली थ्योरी एक तो अपने जीन बियाजे फेमस है, ठीक है, फिर दूसरे वाइगोत्स्की हो गए, तीसरे ब्रूनर भी हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक ज्ञान को सुझाव करते हैं, इसका सुझाव देते हैं, इसको सजेस्ट करते हैं। तो ब्रूनर की जो थ्योरी है, उनका जो सजेशन है वो किसको लेकर है? समावेशी को लेकर, विशिष्ट पाठ्यक्रम को लेकर, सर्पिल पाठ्यक्रम को लेकर, या फिर एकीकृत पाठ्यक्रम को लेकर? तो इन्होंने स्पाइरल करिकुलम की बात करी, इन्होंने सब बोला है कि आप फिक्स पैटर्न मत डिसाइड करो, बच्चों के सीखने समझने का तरीका काफी अलग होता है ना, कि बच्चे पहले बेसिक चीजें समझते हैं। जैसे कि इन्होंने तीन स्टेजेस बताई, जैसे जिन पियाजे ने चार बताई है, तो ब्रूनर ने तीन बताई है। जो शुरुआती स्टेज होती है वो 0 से अपन बोल सकते हैं 3 साल तक चलती है, 3 ईयर तक चलती है, जहां पर बच्चा एक्शन बेस्ड एक्टिविटी करता है, कि कोई भी चीज करके ही सीखेगा। 3 से 6 में वो चित्रों के माध्यम से और कुछ सिंबल के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से सीखेगा, इसीलिए इस स्टेज को प्रतीकात्मक स्टेज या आइकॉनिक स्टेज कहा जाता है। पहली वाली स्टेज को इनएक्टिव स्टेज कहा जाता है। फिर 7 साल के बाद जो चल जाती है वो सिंबॉलिक स्टेज चलती है, और वो लाइफ लॉन्ग चलती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से बच्चा सिंबॉलिक स्टेज में भाषा को सीखना, समझना, उसकी डिटेल प्राप्त करना, वो सब चीजें हो जाती है। अगला देखिएगा, विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसके द्वारा विकसित किया गया? सोशियो कल्चर डेवलपमेंट जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है? वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई है। एमकेओ हो गया, जेडपीडी हो गया, है ना, अपना जो अपन बोलते हैं ना कि मोर नॉलेजेबल अदर, जो हमसे ज्यादा ज्ञानवान इंसान है उससे नॉलेज यहाँ पर लिया जाए, एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये सब बताने वाले कौन थे? वाइगोत्स्की थे। अगला क्वेश्चन देखना, वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है? मतलब अपना खुद का बिहेवियर दूसरों को देखकर यदि चेंज कर देता है, तो उसे आइडेंटिफिकेशन, रैशनलाइजेशन, सब्लिमेशन या फिर प्रोजेक्शन कहा जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो ये कुछ टेक्निक होती है ना, जिसमें अपन बोलते हैं ना कि ये अपने मनोविज्ञान के कुछ तरीके हैं। तो अभी के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आइडेंटिफिकेशन होना। जैसे कि मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो काफी मेहनती है, तो मैंने सोचा मैं कल से उसकी तरह बनूंगी। तो आइडेंटिफिकेशन है ना, किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप चेंज कर लेना, है ना। तो जैसे कि किसी ने मेरे बारे में कुछ बोला कि यार तुम ऐसी हो, तो मैंने मान लिया कि अरे हाँ मैं सच में वैसी हूँ। तो काइंड ऑफ दूसरों को देखकर अपने व्यवहार में अगर परिवर्तन आ रहा है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती है और सब इम्पोर्टेंट है ना। जैसे कि अपन यहाँ पर और ऑप्शंस आप देख लीजिए, इसमें इतनी सारी चीज के अलावा भी कई सारी है। इसमें मोस्ट कॉमन जो होता है अपना सब्लिमेशन, इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। डाइवर्ट नेगेटिव इनटू एक्सेप्टेबल। ठीक है, डाइवर्ट नेगेटिव इनटू एक्सेप्टेबल मतलब जितनी भी नेगेटिव चीज है आप उनको क्या करते जा रहे हो, यहाँ पर सब्लिमेट करते जा रहे हो, एक्सेप्ट यहाँ पर करते जा रहे हो, है ना। अब आप इसका हिंदी देखोगे तो ये चीजें थोड़ी सी कंफ्यूज करती है। ठीक है, तो आप पॉसिबल हो तो आप इन चीजों को क्या करें, इंग्लिश में ही याद करें। ओके, कहाँ गया अपना क्वेश्चन? ये वाला सब्लिमेशन, मार्गांतीकरण कर देना, मतलब अपने व्यवहार में क्या कर देना, परिवर्तन लेकर आ जाना। ठीक है, ऐसे रिग्रेशन यहाँ पर होता है, प्रोजेक्शन यहाँ पर होता है,
आइडेंटिफिकेशन जो भी आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था, डिनायल यहाँ पर होता है। किसी भी नेगेटिव चीज, कभी भी कोई भी गलती आपसे हुई है तो आप उसको चीज को कर रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, राइट, उस चीज को क्या बोलते हैं, डिनायल यहाँ पर बोलते हैं। एक और ये देखो रैशनलाइजेशन होता है जो भी इंपॉर्टेंट है, एक्सक्यूज एंड जस्टिफाई मिस्टेक्स, ठीक है, ये होता है अपना रैशनलाइजेशन। फिर एक रिप्रेशन होता है, पुटिंग थिंग्स इनटू डार्कनेस, ये रिप्रेशन चीज हो जाती है कि आपके अंदर कोई एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो आप उससे क्या कर रहे हो, मूव ऑन करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हो, उसको रिप्रेस करते जा रहे हो, ठीक है, क्लियर है। और रिग्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, एक्ट मच यंगर टू फील बेटर, मतलब कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा जैसे युवावस्था में है या वयस्क अवस्था में, वो अपनी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, सिचुएशन से बचने के लिए, जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा ना कि उसकी पूरी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस उसको यहाँ पर हो जाता है, या वो बच्चा यहाँ पर बन जाता है, या बच्चे जैसा व्यवहार करने लग जाता है। तो ये सारी टेक्निक है जहाँ पर हम किसी न किसी परिस्थिति से खुद को बचाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इनको डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है, और किसके द्वारा दी गई है, सिगमंड फ्रायड के द्वारा दी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल में कौन नहीं आएगा, तो अपन ने डिस्कस किया ही था कि कॉप मॉडल आता है ना, टोटल 120 फिर 150 फिर 180 फैक्टर्स इसमें बना दिए गए थे। तो कंटेंट है, ऑपरेशन है, प्रोडक्ट है, संक्रिया है, विषय वस्तु और उत्पाद है, कौन नहीं है, कॉग्निशन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, बट आप ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी कॉग्निशन, संज्ञान इसका हिस्सा नहीं है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बुद्धि के तीतंत्री सिद्धांत को ट्राइआर्किक मॉडल को देने वाले कौन है, वही तीतंत्री सिद्धांत की बात हो रही है। किसने यहाँ पर दिया है, ट्राइआर्किक मॉडल जो है स्टैनबर्ग के द्वारा दिया गया है, ठीक है। गार्डनर का अपन पढ़ चुके, स्टैनबर्ग का हो गया, गिलफोर्ड का हो गया, वर्णन का आगे वाली क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ब्रॉफेन बैनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल सिद्धांत में परिवार एवं विद्यालय किस पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। अगर परिवार की बात करें और आसपास अगर अपन विद्यालय की बात करें, तो ये कौन से मॉडल के अंदर आ जाते हैं। देखो, बच्चा इन चीजों से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब डायरेक्टली अफेक्ट होगा, तो इंडिविजुअल बच्चे के से जो सबसे पहले कनेक्टेड है वो अपना पर्यावरण तंत्र में आ जाएगा, ब्रॉफेन बैनर की थ्योरी में आ जाएगा, यानी कि माइक्रो सिस्टम, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर वन माइक्रो सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि मैक्रो या अपन बाहर वाले सिस्टम की बात करें तो वहां पर फिर दूर के रिश्तेदार वो सारे आ जाते हैं, फिर उसके बाहर वाले की बात करें एक्सो में, तो इन सबसे इनडायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27, एक इनकरेक्ट पेयर आपको निकालना है, कौन सा युग्म सही नहीं है। देखो, अगर बात करें तो पियाजे ने कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी दी है, सही बात है। अल्बर्ट बांडुरा ने सोशल थ्योरी दी है, सही बात है। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विज्ञान सिद्धांत दिया है, साइको सोशल थ्योरी दी है। वाइगोत्स्की ने नैतिकता का सिद्धांत दिया है, तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत नैतिकता का नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। वेल एडजस्टेड पर्सन की विशेषता क्या नहीं है, अपनी क्षमता और सीमाओं के बारे में जानना, स्वयं दूसरों का सम्मान करना, संतुलित आकांक्षाएं रखना और व्यवहार में रिजिडिटी होना, मतलब आप बहुत ही ज्यादा कठोर हैं, आप अपने व्यवहार को बिल्कुल परिवर्तित नहीं करेंगे, तो वो नेगेटिव हो गया, तो डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। मानसिक स्वास्थ्य की ये परिभाषा देने वाले कौन है, मैनिंगर है, हेडफील्ड है, ड्राइवर है, या वॉल्टीन है। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य, ये मानसिक स्वास्थ्य को लेकर डेफिनेशन, मेंटल हेल्थ को लेकर डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, हेडफील्ड के द्वारा दी गई है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन गेस्टाल्टवाद से कनेक्टेड नहीं है। देखो, कोहलर जो अपने मेन हेड है, कोहलर, वर्दीमर, कॉफका, ये सब ने क्या करा था, जो चिंपांजी वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें करने में मदद करी थी, और कहीं ना कहीं ये सब गेस्टाल्टिज्म को कंसीडर करते हैं, गेस्टाल्टिज्म को मानने वाले हैं, तो कौन नहीं मानेगा, क्रैशमर यहाँ पर नहीं मानेंगे, क्योंकि क्रैशमर जो है अपने पर्सनालिटी से कनेक्टेड है, व्यक्तित्व के जो सिद्धांत दिए हैं उसमें क्रैशमर आते हैं, ठीक है। क्रैशमर, शेल्डन, जितने भी नाम आपने सुने हुए हैं, कार्ल युंग हो गया, तो ये सब अपने पर्सनालिटी चैप्टर के हैं, ठीक है, मतलब पर्सनालिटी के बारे में इन्होंने सिद्धांत दिए हैं। और ये लर्निंग चैप्टर में गेस्टाल्टिज्म आता है, तो अपना आंसर जो हो जाएगा वो क्रैशमर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और एक पेपर हमने एस्टेट का यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एग्जाम का और पेपर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे,
ठीक है, ये लेवल 2 का पेपर हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। प्रीवियस क्लास में हमने लेवल 3 का पेपर कंप्लीट कर लिया था। ओके, चलिए तो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। सेशन कैसा लगा कमेंट ज़रूर से करिएगा, ताकि इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस मिलते रहें। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।